चैप्टर 2 इज लीनियर इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सिलेबस में है लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स और उसमें इसके रेफरेंसेस है। अब ये जो टाइटल है लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये बीएससी में पढ़ा हुआ है, लेकिन बीएससी में जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा वो रियल फंक्शंस के लिए पढ़ा हुआ है। अभी हमको यहां पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के साथ में इसको डिस्कस करना है। जो हमारे कोएफिशिएंट हुआ करते थे वो रियल कोएफिशिएंट्स हुआ करते थे, यहां पर कोएफिशिएंट्स भी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स है। मतलब जो कुछ बीएससी में पढ़ा रियल नंबर सिस्टम के लिए, वो सब कुछ अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में मूव हो गया है। तो पहले ये चैप्टर को जरा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, सिंबल्स है, और फिर जब हमारा एक्चुअल टॉपिक शुरू होगा चैप्टर 3 से लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, तब हम बाकायदा नोट्स के साथ में बोर्ड यूज करते हुए क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज पीडीएफ को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की यदि हमने कहा तो उसको आप लिखते थे dy बाय dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x। जो हम बोल रहे हैं आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं? ठीक है। इसी को यदि दूसरे नोटेशंस में लिखना हो तो इसको लिखते थे y डैश इज इक्वल टू p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन where p of x and q of x are functions of independent variable x or they may be constant। लेकिन ये जो कांस्टेंट की बात करते थे, कांस्टेंट यदि यूज करना हो तो p of x को स्मॉल p से रिप्लेस करते थे, q of x को स्मॉल q से रिप्लेस करते थे। तो इक्वेशन का फॉर्म बन जाता था y डैश प्लस स्मॉल p इंटू y इज इक्वल टू स्मॉल q। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सब हमने बीएससी में पढ़ा हुआ है। कोई बता सकता ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ा करती थी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कौन बोला? मिराज। मिराज। इंटीग्रेटिंग नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट फॉर्म में उसको IF ऐसा बोलते थे। और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते थे, केवल बुक से पढ़ते थे, वो IF को इफ समझते थे। इफ। ठीक है, ये गड़बड़ होती है। अभी देखो इतने लोग हैं अपने सामने, IF का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है ये रिकॉल करने को कितना समय लगा? अभी याद रहेगा? IF स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीधे सीधे सॉल्व नहीं हो सकती थी। भले दिखने के लिए सिंपल इक्वेशन है लेकिन सॉल्व नहीं हो पाती थी। वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। उसके पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा हुआ था। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि हम कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जाने दो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेटिंग वर्ड, कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई कर दे जिससे इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाए, तो ऐसा फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता था। ठीक है ना। तो वो फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और फिर उसको सॉल्व किया जा सकता था। तो ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई किया इक्वेशन में सो दैट इक्वेशन इज सॉल्वेबल, दूसरा वर्ड इसके लिए यूज कर रहे हैं, सो दैट इक्वेशन कैन बी इंटीग्रेबल। एक एक टर्मिनोलॉजी समझिएगा। इक्वेशन इज इंटीग्रेबल का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इसका मतलब हमको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट्स, और नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। तो डेरिवेटिव में बैठा हुआ है y, डेरिवेटिव को हटाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्वेबल, ये टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, ये टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है। और जो वैल्यू निकल के आती है इंटीग्रेट करने के बाद में, वो y सॉल्यूशन कहलाता है।
तो ये क्या करना पड़ा था हमको, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ा था और वो फैक्टर कहलाता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यदि हमारे पास इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस फॉर्म में होता है, ये कोई बोलकर बता सकते हैं? अभी तो अपने केवल उसके नाम की बात की, अब वो दिखता कैसे है, क्या पहनता है, कैसे चलता है, ये सब बात करनी पड़ेगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। अभी नाम हो गया उसका, अब दिखता कैसा है वो। इसका मतलब है कि थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। काफी कुछ है लेकिन इधर उधर हो गई चीजें। और कोई कोशिश ऑनलाइन? ठीक है। आपको हमारे पीछे बोर्ड दिख रहा है क्या, ब्लैक बोर्ड? यस सर। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, स्क्रीन पे देखो ना, दिख रहा है। हाँ, आप लोगों को, ऑफलाइन वालों को तो डायरेक्ट भी दिख रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx। अभी बराबर मुंडी हिला रहे सब, इतनी देर से क्या हुआ था? देखने के बाद में तो सब पहचानते हो, इसको देखा अपन, कभी तो भी मिले इससे, है ना? कौन है p ऑफ x? क्या है? गुड, y का कोएफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x में y का कोएफिशिएंट है। कब? जब dy by dx का कोएफिशिएंट 1 हो तब। यदि dy by dx का कोएफिशिएंट 1 के अलावा होगा तो पहले कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, उससे डिवाइड करने के बाद उसके बाद में y का कोएफिशिएंट p ऑफ x लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाने के बाद जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाता था डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड फंक्शन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x लिखा है। यदि इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो, डिपेंडेंट वेरिएबल x हो, तो रोल चेंज हो जाएगा। अब इसको इसके फॉर्म में रख देते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या? y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी होगा वो रखेंगे यहां पर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड कौन है? q ऑफ x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर d ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में से डेरिवेटिव को हटाया। हटाने के लिए क्या करना पड़ा? इंटीग्रेट। जब भी इंटीग्रेशन करें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हो जाता। एक ऑर्डर का डेरिवेटिव था, वन ऑर्डर का डेरिवेटिव था, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। आगे चलकर जब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस होंगे। तो रिलेशन समझ में आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स में। ठीक है, अब इतना बैकग्राउंड बीएससी का कर लिए। अब जरा बुक की हेल्प से अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक के हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे थे, उसको जनरलाइज किया जा सकता है। तो पीडीएफ में देखेंगे सभी। A linear differential equation of order n with constant coefficients is an equation of the form a naught nth derivative of y। कैसे पढ़ रहे ध्यान देना। y के पावर में n लिखा है ब्रैकेट में, प्लस a1 y के पावर में n-1 यानी n-1th डेरिवेटिव, प्लस a2 n-2th डेरिवेटिव। ऐसा करते करते डेरिवेटिव कम होते जा रहे हैं। अब 2an y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में bx। b ऑफ x है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसका b ऑफ x, वेयर लीडिंग कोएफिशिएंट a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि वो 0 हो जाएगा तो डिग्री n नहीं कहलाएंगे उसकी। तो डिग्री n होने के लिए nth डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है इट शुड नॉट इक्वल टू 0।
and a1, a2, a3 up to an are complex constants. राइट हैंड साइड में जो b है, b is complex valued function on some interval I. अब इसका कोएफिशिएंट तो a नॉट दिख रहा है। लीनियर इक्वेशन की जब बात करनी हो तो लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1, तो उससे डिवाइड किया जा सकता है। उससे डिवाइड करने के बाद जो कोएफिशिएंट बचे, चाहे तो हम उसको कुछ नए नोटेशन दे सकते हैं या फिर अंडरस्टूड है मानकर आगे का पार्ट लिख रहे हैं। बाय डिवाइडिंग बाय a नॉट वी कैन अराइव एट एन इक्वेशन ऑफ द सेम फॉर्म विथ a नॉट रिप्लेस्ड बाय 1। ऐसा मानते हैं कि a नॉट को यदि 1 रख दिया तो ये इक्वेशन बची, और यदि मान लो a नॉट से डिवाइड किया तो कोएफिशिएंट कैसे दिखेंगे? सेकंड कोएफिशिएंट दिखेगा a1 अपॉन a नॉट, उसके बाद में दिखेगा a2 अपॉन a नॉट, ऐसा करते करते लास्ट में an अपॉन a नॉट। ठीक है, और डिवाइड कर रहे तो उधर भी डिवाइड करना पड़ेगा ना bx के साथ में, bx अपॉन a नॉट, वो किया जा सकता है। अभी थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान रहे a नॉट को 1 रख दिया, a नॉट यदि 1 है तो इक्वेशन इस तरह से दिखेंगी, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के साथ। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। इसको नंबर दिया है 1.1। जब भी हमको इक्वेशन की बात करनी होगी तो ये बात करेंगे। अब बार बार इतनी बड़ी इक्वेशन लिखने के बजाय इसको कुछ शॉर्ट नोटेशन दे देते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्सप्रेशन ऑफ y है, ये एक्सप्रेशन ऑफ y को देखो आगे L ऑफ y बोलकर यूज किया हुआ है। It will be convenient to denote the differential expansion on the left of equation 1.1 by L of y, जिसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ y। अब जनरली पॉलिनोमियल ऑफ y या फंक्शन ऑफ y को हम f से डिनोट करते थे, f ऑफ y। यहां पर वो L ऑफ y बोलकर यूज कर रहा है, तो ये सिंबल ध्यान में रखेंगे। व्हाट इज L ऑफ y? एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो thus L of y is complete expression nth derivative of y up to a n y। आगे तो इस सिंबल के साथ जो हमारी इक्वेशन 1.1 है वो क्या बन गई? L of y is equal to b of x। L of y is equal to b of x। अब कुछ छोटी छोटी सी बातें। b क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कौन से वेरिएबल का फंक्शन है? x का, x b ऑफ x बोला ना, और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोला, तो b इज फंक्शन ऑफ x एंड दिस फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये तो राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा है? L ऑफ y। L ऑफ y क्या है? L ऑफ y इज एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स या डेरिवेटिव्स। एक्सप्रेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स किसके हैं? y के, इसलिए उसको L ऑफ y लिखा है। और y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भले ही x नहीं दिख रहा है, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ y, बट y डिपेंड्स ऑन x, तो लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ x। राइट हैंड साइड में सीधा सीधा x दिख रहा है, राइट हैंड साइड इज फंक्शन ऑफ x। ऐसा हो नहीं सकता लेफ्ट हैंड साइड कोई अलग वेरिएबल का फंक्शन हो, राइट हैंड साइड कोई अलग वेरिएबल का फंक्शन हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो सेम होंगे। इतना अंदर तक देखने की कोशिश करना है। जब हम कोई रीड करते चीजों को, जब पढ़ते हैं, तो ये इंसाइट डेवलप होनी चाहिए। यहां तक के ठीक है सब। अब वो जो b ऑफ x है, b ऑफ x के नेचर पर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ नाम पढ़ते जाते हैं। इफ b ऑफ x इज 0 फॉर ऑल x इन द गिवन इंटरवल i, तो इक्वेशन क्या बन गई? L ऑफ y इक्वल टू 0। अब L ऑफ y क्या है ये पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। सीधी बात है, इफ b ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम x इन i। अब दोनों का डिफरेंस देखो, पहले b ऑफ x इक्वल टू 0 बोला था फॉर ऑल x इन i, मतलब जब 0 होना है तो सभी x के लिए 0 होना है, तब इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि कोई एकाध x ऐसा है जिसके लिए b ऑफ x 0 नहीं हो रहा हो इंटरवल में, जो भी इंटरवल दिया है,
देन इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। अब जीरो नहीं है मतलब वो रहेगा खुद, b of x रहेगा, l of y is equal to b of x is called non homogeneous equation, मतलब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बार बार डिफरेंशियल हम बोल नहीं रहे, ठीक है, बात क्लियर है? We give a meaning to L itself, a differential operator। अभी तक के नाम नहीं आया था L का, अब वो L को नाम दे रहा है, it is differential operator which operates on function which have n derivatives on I। अभी तक के हम क्या बोल रहे थे जब तक कि उसने नाम नहीं दिया था? तो it is expression of derivatives। अब नाम दे दिया उसने, L is differential operator, किस पर ऑपरेट कर रहा है? On function which have n derivatives on I, and it transforms such a function phi into a function L of phi। मतलब जब इस पर कोई फंक्शन ऑपरेट करे, L पर यदि कोई फंक्शन ऑपरेट करे तो ये हमको नया फंक्शन L of phi बोलकर प्रोवाइड करेगा, whose value at x is given by। अब L of phi पर x ऑपरेट किया मतलब phi किसका काम कर रहा है? y का काम कर रहा है, और ये किसका काम करेगा? ये सब किस पर ऑपरेट होगा? x पर ऑपरेट होगा। तो L of phi when operating on x is nth derivative of phi x plus a1 n minus 1th derivative of phi x up to an phi x। जनरल सिंबल कर दिया अभी उसको कंप्लीट, ठीक है। दस अब ये x को हटा देते थोड़ी देर के लिए, हम बहुत उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। L of phi is expression of derivatives of phi। phi पावर में n लिखा है ब्रैकेट में। अब देखो ब्रैकेट में n लिखेंगे तो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेगा, और विदाउट ब्रैकेट यदि लिखा तो वो पावर रिप्रेजेंट करेगा। यानी y का स्क्वायर यदि किया तो y इंटू वाई हो जाएगा, और y का पावर 2 लिख के ब्रैकेट लिखा तो वो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y कहलाएगा। Solution of L of y is equal to b of x is therefore a function phi having n derivatives on I which satisfy the equation। सोल्यूशन फाइंड करना मतलब क्या फाइंड करना? ऐसा फंक्शन फाइंड करना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी L of y इक्वल टू b of x, तो इसका सोल्यूशन मींस ऐसा फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब L of phi is equal to b आ जाए, तो दैट विल बी सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अब इसमें डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसका पूरा ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको कब पढ़ना है, नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ना है, फिर आगे के चैप्टर में पढ़ना है, ये सब इस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। जस्ट एक बार रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ थ्योरेटिकल स्टैंड पॉइंट, इफ b is continuous on I, it is possible to find all solutions of Ly equal to b of x। b कंटिन्यूस है तो सारे सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। वी हैव डन दिस फॉर केस n इक्वल टू 1 इन चैप्टर 1 सेक्शन 6। मतलब जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, n की वैल्यू 1 हो, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा है। यहाँ पर वो चैप्टर 1 में इस तरह की बातें की हुई है जो हमने ये चैप्टर शुरू करने के पहले ओरली डिस्कस की थी, ये बोर्ड पर जो लिखकर बताया था, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी फर्स्ट कंसीडर द सिंपल केस ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन n इक्वल टू 2। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की केसेस यहां डिस्कस करेंगे। ऑल सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय सिंपल डिवाइस व्हिच रिड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ अलजेब्राइक वन ऑफ लोकेटिंग रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आ जाती है तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से रूट्स फाइंड करते थे, और वो रूट्स के नेचर पर हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन लिखा करते थे, जिसको कई बार आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी बोला हुआ है। राइट हैंड साइड में यदि जीरो रहा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ये आ जाता है। The solution of non-homogeneous equation can be generated by using solution of the corresponding homogeneous equation together with an integration involving the function b। Non-homogeneous differential equation solve करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प लेते थे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट हैंड साइड के फंक्शन पर बेस्ड मेथड से फाइंड किया जाता था। कुछ पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों ने देखे होंगे। यदि पॉलिनोमियल रहा तो उसको फाइंड करने का एक मेथड होता था,
राइट हैंड साइड में साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन हो तो उसको सॉल्व करने का एक मेथड होता था। राइट हैंड साइड में यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसको सॉल्व करने का एक मेथड होता था। या फिर ये तीनों में से किसी के कॉम्बिनेशन में यदि राइट हैंड साइड हो, एक्सपोनेंशियल के साथ पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे यदि कॉम्बिनेशन में हो तो उनको सॉल्व करने का मेथड होता था। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और राइट हैंड साइड पर बेस्ड क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी पीआई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमको जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन प्रोवाइड करता था। ठीक है, ये सारी बातें रिवाइज हो रही है, रिवीजन चल रहा है सब अभी। सेकेंडली वी शो हाउ द मेथड्स व्हिच वर्क ऑन सेकंड ऑर्डर केस कैन बी एक्सटेंडेड टू सॉल्व nth ऑर्डर इक्वेशन। इसी को जनरलाइज करते चले जाते थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। फाइनली वी इंडिकेट अ मेथड ऑफ सॉल्विंग नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दैट वर्क्स फॉर अ लार्ज क्लास ऑफ बी। अभी तो हम रिस्ट्रिक्टेड क्लास में काम कर रहे हैं, अभी जितने फंक्शंस की बात की, अभी बी में उतने ही रहे तो हमको पता है क्या करना होता है। लेकिन फिर यही रुकते नहीं है, यदि बी इनके अलावा कुछ फंक्शंस हो जाए तो उनको सॉल्व करने की मेथड डिस्कस करेंगे। एंड विच इज ऑफन क्विकर देन जनरल मेथड टू अप्लाई। यदि आपको याद आता होगा तो बीएससी में आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नाम से एक टॉपिक पढ़ा था, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में राइट हैंड साइड में ये जो फंक्शंस बोले अभी हमने, इसके अलावा भी फंक्शन हो तो इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता था, वो जनरल मेथड था। तो सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन में कंसीडर क्या मिलेंगी, एल ऑफ वाई इज इक्वल टू y double dash plus a1 y dash plus a2 y equal to 0, where a1 and a2 are constant। कौन से constant, कौन से constant? कुछ बोलते बोलते रुक गए आप लोग। आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये बोलने की हैबिट है, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो है। कौन से कांस्टेंट, ऊपर वर्ड आया था ए नॉट, कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है ना। अब हम सब कहां काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट रियल हो जाए तो काम आसान है। रियल वालों, रियल कांस्टेंट वैल्यूज के लिए हमने बीएससी में सब कुछ पढ़ा हुआ है। वी रिकॉल दैट फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स y dash plus ay equal to 0 has a solution e power minus ax। ये कैसे आता है, किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो y dash is equal to y dash plus ay equal to 0 है, तो इसको y dash is equal to minus ay लिखा जा सकता है। अब y dash के नीचे y ला लेते हैं, y dash upon y is equal to a माइनस ए। अब ये डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में y है, ऊपर y डैश है, इंटीग्रेट करने से काम हो जाएगा। उधर कांस्टेंट है, इधर वेरिएबल y दिख रहे हैं, तो इंटीग्रेट कर देते हैं y डैश अपॉन y विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंटीग्रेशन ऑफ a x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। तो y डैश अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log of y, log of y। जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जहां जो वेरिएबल है वो वेरिएबल से काम करना होगा, यहाँ dy वहां dx, यहाँ y से रिलेटेड टर्म है, यहाँ पर x से रिलेटेड टर्म है, तो log y इज इक्वल टू ax प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 ऐसा मान लेते हैं, कुछ अंडर सर्टेन कंडीशंस कांस्टेंट ऑफ माइनस a, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू e पावर माइनस ax। तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो y डैश प्लस ay इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू e पावर माइनस ax। अब बुक में इक्वेशन के बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है, उसके बीच की स्टेप्स करते आनी चाहिए अपने को। समझ रही है बातें, समझ रही है, ऑनलाइन समझाइए। हेलो हेलो, यस सर। हाँ ठीक।
द कांस्टेंट, आगे आगे चल रहे अभी, द कांस्टेंट माइनस ए इन दिस सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन r प्लस ए इक्वल टू 0। कहां से आया ये r प्लस ए इक्वल टू 0? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, और अब ये चीज को आगे तक के कंटिन्यू करना है हमको। y डैश प्लस ए वाई इक्वल टू 0 है। y डैश मतलब क्या है? डेरिवेटिव। तो यदि हम वहां पर डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करें बीएससी का, तो y डैश को कैसे लिख सकते थे? d ऑपरेटिंग ऑन y, d ऑपरेटिंग ऑन y प्लस ए वाई इक्वल टू 0। y बाहर कर दो, d प्लस ए ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 0। समझा? ये d प्लस ए ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू 0। d इज डिफरेंशियल ऑपरेटर, और फिर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम जनरली m से रिप्लेस किया करते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलाने के लिए। वो m के बदले r की बात कर रहे हैं यहां पर। तो दिस इज r प्लस ए इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा कैसा कैसा कनेक्शन रहता? समझ में आया तो चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते, पढ़ा हुआ सब रहता, अब उसको कनेक्ट करना रहता अपने को। ये पढ़ा हुआ है ना सब अपन ने, है ना? ये है एमएससी, ये है वो चीजों को रिकॉल करना, कनेक्ट करना, आगे बढ़ते जाना। r प्लस ए इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू हो गई माइनस ए, r की वैल्यू माइनस ए। ठीक है, तो जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है तो एक सॉल्यूशन तो हमेशा e पावर rx के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये r की वैल्यू माइनस ए लिख दी। अब इसी को जनरलाइज कर देते हैं। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। यदि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी तो r की जो इक्वेशन है, जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहा करते थे, वो कौन से ऑर्डर की मिलेंगी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक, सेकंड ऑर्डर की मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स रहेंगे? 2 रूट्स रहेंगे। वो 2 रूट्स के हिसाब से सॉल्यूशन y1 और y2 मिलते चले जाएंगे, 2 सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। अब वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ r, वो सॉल्यूशन कैसे लिखे जाते वो आगे हमको बात करनी है। सिंस differentiating an exponential e power rx any number of times where r is constant always yields a constant term times e power rx। कितनी भी और में मल्टीपल करते जाओ, इंटीग्रेट करते जाओ उसको, या डिफरेंशिएट, दोनों ही करो, इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो। e पावर x का इंटीग्रेशन, e पावर x का डिफरेंशिएशन, e पावर x। यदि e पावर x के साथ में x का कोएफिशिएंट कुछ और आ जाएगा तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन करते समय मल्टीपल में दिखेगा, इंटीग्रेशन करते समय डिनोमिनेटर में दिखेगा। फंक्शन तो सेम ही रहेगा, दैट विल बी फंक्शन एक्सपोनेंशियल ओनली। इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट फॉर सम एप्रोप्रिएट कांस्टेंट r e पावर rx विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2.1। ये 2.1 का सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी हैव सीन दैट दिस वर्क फॉर इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लेट अस ट्राई इट फॉर 2.1, यानी सेकंड ऑर्डर के लिए भी बात कर लेते हैं। तो रख के देखते हैं वहां पर e पावर rx रख कर देखते हैं y की जगह पर, तो क्या हो जाएगा? जब y की जगह पर रखा e पावर rx, यानी y इक्वल टू e पावर rx रख रहे हैं, तो व्हाट इज y डैश? r e पावर rx। वेरी गुड। व्हाट इज y डबल डैश? करेक्ट। ये विजुअलाइजेशन के साथ बढ़ना है अभी अपने को आगे, है ना? अभी तक के बीएससी में कैसा हम हर चीज लिखकर बताते थे, हर चीज लिखा हुआ हमारे सामने होना चाहिए। अभी ये थोड़ी थोड़ी चीजें विजुअलाइजेशन में भी आनी चाहिए। तो y डैश, y डबल डैश फाइंड कर लिया, दोनों में e पावर rx है, उसको कॉमन निकाल दिया, क्या बचा? r स्क्वायर प्लस a1r प्लस a2 इंटू e पावर rx। अब ये एक्सप्रेशन को ऊपर रखो लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 से इक्वेट किया जा सकता है। e पावर rx will be a solution of ly equal to 0, that is L of e power rx equal to 0 if r satisfy the equation r square plus a1r plus a2 equal to 0। सीधी बात है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 होता क्या कभी? नहीं होता। कोई भी वैल्यू आ जाए, e पावर x थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, x की कोई भी वैल्यू रखो, तुम पॉजिटिव वैल्यू रखो, यदि 1 लिखा तो e पावर 1। व्हाट इज e? पूरे बीएससी में कभी e के बारे में बात नहीं हुई। ऐसा मुंडी मत झुकाया करो,
नहीं आता तो भी सीधे बैठे रहो ना, सीधे बैठे रहो, फेस करो, यस दिस वी डोंट नो, वी आर रेडी टू लर्न, वी आर रेडी टू, है ना। क्या नहीं पता है ये पता होना भी बहुत बड़ी बात होती है। कई बार हम गलत फहमी में रहते कि हमको बहुत कुछ पता है, और जब हम ये गलत फहमी में रहे कि हमको बहुत कुछ पता है तो हम बहुत कुछ सीखने से पीछे रह जाते हैं। यदि हम ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ अभी हमको बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो फिर हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अभी भी हम सीख रहे हैं तो हमेशा ये जो सीखने की इच्छा है ये बनी रहनी चाहिए। और हमें तो ऐसा लगता है कोई क्लेम कर ही नहीं सकता कि अब मैं सब कुछ जानता हूं, पॉसिबल ही नहीं है, इतना वास्ट है, इतना वास्ट है ना। यदि नॉलेज आप देखना चाहें तो आप हर चीज चाहकर भी नहीं कर सकते। हाँ, अपनी फील्ड के हिसाब से हम एक फ्रेम में काम करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहां थे अपन? ई की वैल्यू क्या है, क्या होता है ई? 1 पॉइंट नहीं, ऑनलाइन ई की वैल्यू क्या है? अच्छा, ई अपने मैथमेटिक्स में क्या कहलाता है, किस टाइप का नंबर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो जब ई पावर एक्स रखेंगे तब होगा वो, अभी हम केवल ई की बात कर रहे हैं। ई मैथमेटिक्स के लिए क्या कहलाता है, किस टाइप का नंबर कहलाता है? नंबर कहलाता भी है या नहीं कहलाता है? वो तो अल्फाबेट में आता है, ए बी सी डी, ई फॉर एलिफेंट। मैथमेटिक्स में ई क्या करता है? हम नई बातें बता रहे क्या आप लोगों को? हम नई बातें बता रहे क्या आप लोगों को? नहीं, ये सब पढ़ा हुआ है आपने, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, कुछ नई बात नहीं बता रहे हम। हाँ, बताने का तरीका अलग हो सकता है, जैसा थोड़ी देर पहले कहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा दिखता है बताओ, कौन से कपड़े पहना उसने, तो बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, ई के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट हो सकता है। ई ऑनलाइन, ई कौन सा नंबर कहलाता है मैथमेटिक्स में? हाँ, क्लियर नंबर, ए क्लियर नंबर। कौन सा नंबर? प्योर, प्योर नंबर। क्या बोला? नो सर, फिर से बोलो एक बार। ए क्लियर नंबर, EULER। अच्छा, आइलर नंबर बोलना चाह रहे हो? नहीं रे बाबा, आइलर नंबर नहीं है ना, एमएससी के बाद में अपन है ना रिसर्च कर सकते। बिल्कुल। कौन, किसने बोला आंसर ये? नाम बोलो, नाम बोलो। जितेश्वरी। जितेश्वरी, अच्छा ठीक है। चलो, सोचा तो सही कम से कम, है ना। ऐसा मुंडी झुका के बैठने के बजाय कुछ सोचा, कुछ बोला तो सही। गलत होगा चलेगा, ऐसा झुका के नहीं बैठना मुंडी। अब बोला क्यों? क्योंकि सोचा, वो सोचने की प्रोसेस शुरू होना चाहिए। आइलर नंबर नहीं है वो, अच्छा यूलर, वो अपन इंडियन यूलर बोलते हैं उसको, उसका प्रोनाउंसिएशन आइलर होता है। आइलर, आइलर थ्योरम, आइलर फंक्शन, है ना। हम उसको इतनी मेहनत से पढ़े रहते हैं ना, अल्फाबेट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो हर वर्ड को प्रोनाउंस करके बोलते यूलर, और उनको ऐसा साइलेंट रखने की आदत होती है ना। आइलर बोलते हैं उसको। हम एल हॉस्पिटल रूल ऐसा पूरा बोला करते थे, एल हॉस्पिटल रूल, और उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन लॉपिटल रूल बोलते थे। लॉपिटल रूल, एच साइलेंट, लॉपिटल रूल। ठीक है, हाँ। तो ई इर्रेशनल नंबर होता है। ई इज इर्रेशनल नंबर, और उसकी वैल्यू रहती है 2 और 3 के बीच में। और ये कहां पाया जाता है? ई कहां पर पाया जाता है, कहां पर मिलता है, कहां पर देखा होगा इसको तुमने पहली बार? लव एट फर्स्ट साइट जैसा होता है ना, तो ई सबसे पहले कहां देखा होगा तुमने? लॉक का बेस। अब याद आ रही धीरे धीरे बातें? लॉक टू द बेस ई, लॉक टू द बेस ई। तो लॉक टू द बेस ई के अलावा भी कोई और लॉक होते हैं?
log to the base 10, गुड, log to the base 10। ये दोनों में कुछ फर्क होता है। ये दोनों लॉग, एक कहलाता है नेचुरल लॉगरिदम और ये कहलाता है कॉमन लॉगरिदम। लॉग टू द बेस कॉमन लॉगरिदम, लॉग टू द बेस ही नेचुरल लॉगरिदम। जब आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर जो लॉग आप यूज करते हैं, लॉग टेबल जो पूरा की पूरा बना है वो लॉग टू द बेस 10 के साथ में काम करता है। तो जब आप लॉग टेबल का यूज करते हैं साइंस सब्जेक्ट में, लॉग की बात करते हैं, लॉग टू द बेस 10 की बात होती है। जब हम मैथमेटिक्स में लॉग की बात करते हैं, लॉग टू द बेस ई की बात होती है। दिस बेस में जो ई नंबर दिख रहा है दैट इज इरेशनल नंबर, और फिर लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई लाइंग बिटवीन 2 and 3 एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई इज approximate equal to 2.71828183 and so on। चलते जाता हूं, ठीक है। अब ठीक है, ये अपने साथ रहेगा हमेशा, क्या बोल के, irrational number lying between 2 and 3, approximate value is 2.71 82 81 83 etc। हाँ, तो अपन थे तो कहीं और, अभी तो अपन ने ई की हिस्ट्री कर ली बात। हम थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर वैनिशेस, ई पावर एक्स की बात कर रहे थे। एक्स यदि 1 हो तो ये बच गया ई यानी ये 2.71, अभी इतना ही ले लेते अपन। अच्छा चलो माइनस पावर लेकर देखते हैं, ई पावर -1 तो 1 अपॉन ई, यानी 1 अपॉन 2.71, वो कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हमको। यानी पॉजिटिव पावर रहा तो भी वो नॉन जीरो है, नेगेटिव पावर है तो भी नॉन जीरो है। जीरो रख के देख लो, ई पावर 0 1, ई पावर 0 1, है ना। तो पॉजिटिव नंबर के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए और इवन जीरो के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर वैनिशेस, ठीक है। तो दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, r² प्लस a1r प्लस a2 इंटू ई पावर rx इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 होगा नहीं तो ब्रैकेट 0 होना चाहिए। तो ब्रैकेट 0 होना, तो जो ब्रैकेट है इसको पॉलिनोमियल ऑफ r, p ऑफ r से डिनोट कर दिया। p ऑफ r इज इक्वल टू r² प्लस a1r प्लस a2। कॉल p एस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ L। अब कैसे फाइंड करना समझ में आ गया। डेरिवेटिव्स को जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतना पावर रख के, r के पावर रख के हम पॉलिनोमियल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ L और ऑफ इक्वेशन 2.1। नोट दैट PR कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम L ऑफ y बाय रिप्लेसिंग y पावर k एवरीवेयर बाय r पावर k। मिल जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल मिलाना आसान काम है। वी यूज द कन्वेंशन दैट नॉन जीरोथ डेरिवेटिव ऑफ y, वो जो y लिखा है यानी ओरिजिनल फंक्शन है y, तो y का मतलब क्या है, जीरोथ डेरिवेटिव ऑफ y का कोई डेरिवेटिव नहीं लिया हुआ है, तो y इज ट्रीटेड एज y का पावर 0 ब्रैकेट में। ब्रैकेट हटा देंगे तो मतलब चेंज हो जाएगा, y पावर 0 1 बन जाएगा। तो ब्रैकेट का रोल समझ में आ रहा है। y इज ट्रीटेड एज जीरोथ डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब ओरिजिनल फंक्शन y, that means y itself, and we know that r power 0 is 1। now from the fundamental theorem of algebra we know that polynomial p always has two complex roots r1 और r2 which may be real, right। मतलब जो इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उससे दो रूट्स मिलेंगे। वो दो रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, तो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल और इक्वल हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इफ r1 is different from r2, then we see that e power r1x and e power r2x are two distinct solution of Ly equal to 0, right। it is possible to find two distinct solution in the case r1 is equal to r2 also। अब उसने पूरी उसकी मेथड बताया है कैसे वो फाइंड करते हैं। यदि दोनों रूट्स इक्वल हो जाए, r1 और r2 इक्वल हो जाए, तो ये जो दो सॉल्यूशन है, ये दो सॉल्यूशन में हम एक e पावर rx ले लेंगे और दूसरा e पावर rx के साथ में x मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और वो सब कैसे आता है वो यहां पर एक्सप्लेन किया है, वो अभी हमको रीड नहीं करना, हम बिना उसको रीड किए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस में सॉल्व करते करते वो यहां लास्ट थ्योरम के ऊपर वाली लाइन देखो। सेटिंग r इक्वल टू r1 इन दिस इक्वेशन वी से दैट L ऑफ r x into e power r1x equal to 0, thus showing that x e power r1x is another solution
इन केस ऑफ R1 इज इक्वल टू R2, राइट। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो ऊपर जितना डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको एक रिजल्ट के फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, एंड दैट रिजल्ट इज थ्योरम 1, लेट A1 and A2 be constant, consider the equation L of y equal to y double dash plus A1 y dash plus A2 y equal to 0 if R1 and R2 are distinct roots of characteristic polynomial P, where P of R is R square plus A1R plus A2, then functions phi1x or phi2x defined by phi1x is equal to e power R1x, phi2x is equal to e power R2x are solutions of Ly equal to 0. If R1 is repeated root of P, मतलब दोनों ही रूट यदि सेम हो, R1 ऐसे दो बार आ रहे, then function phi1 and phi2 are given by phi1x is equal to e power R1x and phi2x is equal to x e power R1x are solutions of L of y equal to 0. ठीक है। तो जब दो ऑर्डर का इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, तो दो इस तरह के रिलेशन मिलेंगे, और यदि अब n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इस तरह की बातों को जनरलाइज करते चले जाएंगे। तो आज क्या किया हमने, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ ऑर्डर 2, इसका रिवीजन किया और कुछ सिंबल्स समझे। आज के लिए यहां रोकते हैं।